प्यारे छात्रगण, पिछली कक्षा में हिंदी विषय के उद्भव, विकास और स्वरूप पर चर्चा करते समय हमारा जो पिछली कक्षा के सत्र का समापन हुआ था, समापन के समय हमने आपसे अनुरोध किया था कि आप शब्द संरचना के संदर्भ में घर पर अभ्यास करके आएंगे। विश्वास करता हूं कि आप शब्द संरचना पढ़ कर आए होंगे। तो आइए शब्द संरचना के संदर्भ में हम आपसे परिचर्चा करने जा रहे हैं। निर्माण की दृष्टि से शब्द संरचना और स्रोत की दृष्टि से शब्द संरचना, ये दो महत्वपूर्ण इसके विभेद हैं। प्यारे बच्चों, निर्माण की दृष्टि से जो शब्द संरचना होती है उसमें मुख्य रूप से रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द बनते हैं। अब यहाँ आपको यह जानना आवश्यक है कि आखिर रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक शब्द क्या है और योग रूढ़ क्या है, जिन्हें हम निर्माण की दृष्टि से शब्द संरचना के अंतर्गत रखते हैं। बच्चों, रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिनकी ध्वनि को अलग करके अर्थ नहीं प्राप्त किया जा सकता। यानी ऐसे शब्दों का अर्थ हमें तभी प्राप्त होगा जब उसे हम अलग नहीं करेंगे, उसकी ध्वनि ज्यों की त्यों रहेगी। उदाहरण आप देखें और आप स्वयं इसे अनुभव भी करें। जैसे हाथ, पैर, पेट, किताब, ये शब्द रूढ़ शब्दों के अंतर्गत आते हैं और इन्हें हा और थ को अलग करके हाथ की कल्पना आप नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के शब्दों को हम रूढ़ शब्द की श्रेणी में रखते हैं। इसका दूसरा जो विभेद है वो यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द के बाद यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द हैं जो दो या अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं। ध्यान रहे, यौगिक शब्द वे शब्द हैं जो दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं और दोनों शब्दों के अर्थ जुड़ने से, जिन दो शब्दों से मिलकर उनकी संरचना होती है, उन्हीं दोनों शब्दों के अर्थ जुड़ने से इसके अर्थ का निर्धारण होता है। अब आप उदाहरण लें, एक बहुत अच्छा उदाहरण, आप विद्यालय में बैठे हैं तो विद्यालय शब्द यौगिक शब्द का एक उदाहरण है। इसमें आपके सामने दो शब्द आ रहे हैं, विद्या और आलय। आगे के प्रकरणों में जब आप संधि पढ़ेंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, तो वहां स्वर संधि में एक संधि आप पढ़ेंगे दीर्घ संधि। विद्यालय शब्द को यदि आप अलग करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो विद्या धन आलय, यानी विद्या का घर। विद्यालय क्या है? विद्या का घर है, विद्या का वह मंदिर जहां आप आकर विद्या ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत से उदाहरण आपके सामने रखे जा सकते हैं। जैसे पुस्तकालय, पुस्तकों का घर जहां पुस्तकें रखी जाती हैं। तो ये ऐसे शब्द जो दो या अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर निर्मित होते हैं और दोनों शब्दों के अर्थ जुड़ने से, जो जिन दो शब्दों से मिलकर ये बनते हैं, उन दोनों शब्दों के अर्थ जुड़ने से यौगिक शब्दों के अर्थ का निर्धारण होता है। इसे आप जान लें। और तीसरा जो इसका है निर्माण की दृष्टि शब्द संरचना में, वो है योग रूढ़ शब्द। प्यारे बच्चों, योग रूढ़ शब्द के संदर्भ में आप जान लें कि ऐसे शब्द जिनका अर्थ रूढ़ हो चुका है, ऐसे शब्द जिनका अर्थ साहित्य जगत में रूढ़ हो चुका है, उन शब्दों का प्रचलन में वही अर्थ लोग स्वीकार करते हैं। यद्यपि विचार यदि आप करेंगे, चिंतन करेंगे, तो उन शब्दों के और भी अर्थ हो सकते हैं और होते हैं, पर हिंदी साहित्य में
निर्माण की दृष्टि से योग रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिनका अर्थ किसी अर्थ विशेष में रूढ़ हो चुका है, स्थापित हो चुका है। उन शब्दों का उच्चारण करते ही तत्काल हम लोगों के मानस पटल पर, आपके मानस पटल पर, सभी साहित्य जगत में जितने भी लोग हैं सब पर उनका वही अर्थ स्थापित हो जाता है। जैसे जलज, जलज, जलज का अर्थ है कमल। जलज का क्या अर्थ है? कमल। तो जलज का अर्थ कमल रूढ़ हो चुका है। यद्यपि जल से, जलज से हम और भी अर्थ ले सकते हैं और होते भी हैं, पर हिंदी साहित्य संसार में जलज कमल के लिए रूढ़ हो चुका है। इसलिए इस प्रकार के शब्दों को हम योग रूढ़ शब्दों के अंतर्गत रखते हैं। इसका आप और उदाहरण समझना चाहें, जैसे चक्रधर, तो बच्चों यह भी अपने दिमाग में आपको अपने मानस पटल पर स्थापित कर लेना है कि ऐसे प्रचलित शब्द जिनके अर्थ रूढ़ हो चुके हैं, अर्थ विशेष में जो जाने जाते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्दों की श्रेणी में रखते हैं। अब आप निर्माण की दृष्टि से शब्द संरचना को देख लिए कि इसमें 3 प्रकार के शब्द आपके सामने आए। रूढ़ शब्द जिनकी ध्वनियों को अलग करके अर्थ नहीं प्राप्त किया जा सकता, यौगिक शब्द जो 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं और दोनों शब्दों के अर्थ जुड़ने से जिनका अर्थ निर्धारण होता है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। और योग रूढ़ शब्द जिनका अर्थ विशेष के लिए रूढ़ हो चुका है, उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। अब इस परिभाषा को समझने के बाद आपके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि आप अपने निर्माण की दृष्टि से शब्द संरचना के ज्ञान क्षेत्र को विस्तार देने के लिए इन तीनों शब्द श्रेणियों के शब्दों की एक सूची बना लें। बैठे घर पर गृह कार्य के रूप में इसे आप एक सूची बनाना शुरू करें। जैसे आप ये निश्चित कर लें कि रूढ़ शब्दों के हम आज 100 शब्द लिखेंगे, यौगिक शब्दों के हम 100 शब्द लिखेंगे और योग रूढ़ शब्दों के हम 100 शब्द लिखेंगे। उन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख जाइए और जब अवसर मिले अपनी शिक्षक से परस्पर वार्ता करके उनके सामने उसे रखकर आप ये देख लें कि आपके द्वारा बनाई गई सूची सही है या नहीं। यदि उसमें कोई कमी है तो शिक्षक द्वारा प्राप्त सुझावों के आधार पर, उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान के आधार पर आप अपनी उस सूची को सही कर लें और तदनुरूप अपने मन को स्थिर कर लें कि शब्द संरचना निर्माण की दृष्टि से इस प्रकार से हमें समझना और जानना है। शब्द संरचना में जो दूसरी एक और दृष्टि है बेटे, स्रोत। स्रोत की दृष्टि से भी शब्द संरचित होते हैं। स्रोत की दृष्टि से हम इन्हें 4 वर्गों में बांटते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। प्यारे छात्रगण, हम लोगों ने अपनी विभिन्न चर्चाओं में ये जाना है, ये समझा है कि हिंदी की जननी संस्कृत है। तो संस्कृत भाषा से जो शुद्ध शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों स्वीकार कर लिए गए हैं या हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, उन्हें हम तत्सम शब्दों के अंतर्गत रखते हैं। उदाहरण आपके सामने हम रखें जिनका आप अपने दैनिक जीवन में स्वयं प्रयोग करते हैं। जैसे अग्नि। अग्नि यह संस्कृत का शुद्ध तत्सम शब्द है। घर के लिए गृह, यह तत्सम शब्द है और इसी का तद्भव भी हो सकता है। जैसे अग्नि का तद्भव आग, गृह का तद्भव घर। तो स्रोत की दृष्टि से पहली श्रेणी जो शब्दों की है वो तत्सम शब्दों की है, दूसरी तद्भव शब्दों की है जो संस्कृत से परिवर्तित होकर समाज में और यहां तक कि साहित्य की रचनाओं में भी प्रचलन में आ गए हैं। एक लेखक, एक रचनाकार जब कोई रचना करता है तो इन तद्भव शब्दों का भी प्रयोग ज्यों का त्यों कर लेता है। जैसे काम,
सामान्यतया आप घरों में सुनते होंगे कि आज मुझे काम पर जाना है, आज। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं, जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आ गए हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। स्रोत की दृष्टि से जो तीसरी श्रेणी है शब्दों की, वो है देशज शब्द। देशज शब्दों को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये शब्द स्थानीय शब्द कहे जाते हैं और क्षेत्र विशेष में लोगों द्वारा बोले और समझे जाते हैं। ये शब्द आप यूं समझिए कि एक कहावत आपने अपने देश के संदर्भ में सुनी होगी कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर पानी। ये आपने सुना होगा, ये कहावत के रूप में। जैसे हम अपने घरों का कूड़ा करकट जहां इकट्ठा करते हैं, उसे प्रयागराज जनपद में, प्रयागराज के पूर्वी क्षेत्र में जनपद के घूर कहते हैं, और प्रयागराज का जो पश्चिमी क्षेत्र है, या यूं कह लीजिए कि कौशाम्बी जनपद का जो पूर्वी क्षेत्र है, वहां हम इसे गैरी कहते हैं। गैरी, जहां कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं। इस प्रकार आप देखें कि यह स्थानीय यानी देशज शब्द है, ये मानकीकरण के अंतर्गत नहीं आता। आप चित्रकूट की ओर, बांदा की ओर चले जाएं तो वहां आप देखें बेटी को बुइया कहते हैं, बुइया, इस शब्द से उन्हें संबोधित करते हैं। तो ये ऐसे शब्द देशज अथवा स्थानीय शब्दों की श्रेणी में आते हैं। जैसे गमकना, तो इस प्रकार के शब्द भी स्वीकार्य हैं, लोग समझते हैं, क्षेत्र विशेष में ही समझते हैं। और जिस क्षेत्र का रचनाकार होता है, निश्चित रूप से वहां के देशज शब्दों का प्रभाव उसकी रचनाओं में दृष्टिगोचर होता है। यद्यपि साहित्यकार, रचनाकार अपनी रचनाओं को करते समय प्रयास यही करता है कि वे मानक शब्दों का प्रयोग अपने साहित्य में कर सकें, तथापि भावों की अभिव्यक्ति के लिए, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए कहीं कहीं यह आवश्यक हो जाता है कि वे देशज शब्दों को ज्यों का त्यों अपने साहित्य में स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम सब लोगों को यह भी देखना है कि स्रोत की दृष्टि से एक तो तत्सम शब्द हो गया, दूसरा तद्भव और तीसरा देशज शब्द हो गए। चौथा विदेशज शब्द। ये जैसे विदेश से ही स्पष्ट हो रहा है कि दूसरे देश से अपने देश में जो शब्द आ गए और हिंदी भाषा में स्वीकार हो गए, हमारे साहित्य रचनाओं में वे प्रयोग में आ रहे हैं, उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं या बाहरी भाषा के शब्द कहते हैं। आप भी अपने दैनिक जीवन में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते चले आ रहे हैं। प्यारे बच्चों, जैसे रेल, हिंदी में रेल शब्द जो है ये विदेशज शब्द है, बाहरी भाषा का शब्द है, पर हमने इसे ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है। डॉक्टर, डॉक्टर शब्द भी बहुधा आम बोलचाल की भाषा हो गई है और यह भी विदेश से आया हुआ हिंदी भाषा का एक शब्द बन गया है। हम सरकार, सरकार शब्द का प्रयोग करते हैं। सरकार शब्द भी विदेशी धरती से आया हुआ बाहरी भाषा का एक शब्द है, जिसे हमने हिंदी में ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है। तो बच्चों, इस प्रकार से शब्द संरचना में आपने देखा कि निर्माण की दृष्टि से 3 प्रकार के शब्द, स्रोत की दृष्टि से 4 प्रकार के शब्द आपके सामने आए। अब स्रोत की दृष्टि से भी, जैसे आपने निर्माण की दृष्टि से रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ के 100 शब्दों की सूची बनाई है, उसी प्रकार से आप अपने घरों में बैठकर सोचकर, चिंतन करके स्रोत की दृष्टि से इन 4 प्रकारों के शब्दों की सूची भी बनाएं। 100 शब्द तत्सम, 100 शब्द तत्सम के लिखें, 100 शब्द तद्भव के लिखें, 100 शब्द देशज भाषा के लिखें और 100 शब्द विदेशज भाषा के लिखें। प्रयास करें और इस प्रकार से आपका शब्द भंडार बढ़ता चला जाएगा और साहित्य पर आप अपना अधिकार स्थापित कर सकेंगे। प्यारे बच्चों, शब्द संरचना के बाद अब हम आपको यह बताना चाहते हैं कि शब्द निर्माण की युक्तियां क्या हैं। शब्द निर्माण की युक्तियां क्या हैं और ये कैसे शब्दों
का निर्माण करती हैं, कैसे शब्दों के साथ लग जाती हैं और शब्दों में अपना प्रभाव स्थापित कर देती हैं। तो सबसे शब्द निर्माण की सबसे पहले हम लोग उपसर्ग पर चर्चा करने जा रहे हैं। उपसर्ग, प्यारे छात्रगण, उपसर्ग स्वयं में शब्द नहीं है बल्कि शब्दांश है। यह एक शब्द नहीं है बल्कि शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व शब्द में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देता है। अब आपसे कोई पूछे कि उपसर्ग क्या है, तो आप कह सकते हैं कि यह एक शब्दांश है, पूर्ण शब्द नहीं है, किंतु शब्द के पूर्व शब्द से जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देता है। ऐसे शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के बाद प्रत्यय। आपने उपसर्ग को देखा कि ये शब्द से पूर्व जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। जो कार्य उपसर्ग का शब्द के पूर्व जुड़कर है वही कार्य प्रत्यय का शब्द के अंत में जुड़कर है। अर्थात प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तन करते हैं। प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। प्यारे बच्चों, प्रत्यय मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, एक कृदंत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। एक कृदंत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। अब यहाँ ये ध्यान रखना है आपको कि कृदंत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं, अर्थात क्रियाओं के और धातुओं के अतिरिक्त अन्य शब्दों में कृदंत प्रत्यय नहीं जुड़ता है। इसका ध्यान आपको अच्छे से रख लेना है, स्मरण कर लेना है कि यदि कृदंत प्रत्यय है तो क्रिया शब्दों में या धातु के शब्दों के अंत में ही वो लगेगा, तथा तद्धित प्रत्यय क्रियाओं के अतिरिक्त अन्य सभी शब्दों में लगता है। तो अब यदि प्रत्यय की पहचान करनी है आपको, तो यह आप जान लें, यदि क्रियाओं के अतिरिक्त अन्य शब्दों में लिख रहा है तो वह तद्धित प्रत्यय है, और क्रिया और धातु के अंत में लगा हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है तो वह कृदंत प्रत्यय है। इसको आगे जब हम लोग प्रत्यय का प्रकरण पढ़ेंगे तो और व्यापक रूप से इस पर चर्चा की जाएगी। शब्द निर्माण की युक्तियों में जो अगला सोपान है वो संधियों का है। संधि अर्थात जोड़, जुड़ना, मिलना, इसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि में मुख्य रूप से 3 प्रकार की संधियां होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और संधि के बाद समास। संधि के संदर्भ में भी पाठ्यक्रम में जब हम आगे पढ़ेंगे तो स्वर संधियों के बारे में, और वही स्वर संधियां जो जिस कक्षा के लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित है। व्यंजन संधियां और विसर्ग संधियां, इस पर हम लोग जब संधि का प्रकरण पढ़ेंगे तो विस्तृत और व्यापक चर्चा करेंगे। अब आइए संधि के बाद समास। समास प्रमुख रूप से हिंदी में 4 होते हैं। कतिपय विद्वान इसे 6 भी मानते हैं, लेकिन आप यह मानिए कि प्रमुख जो समास हैं वो 4 होते हैं। और समास का जो एक अर्थ विशेष है, किसी चीज को संक्षिप्त करना, किसी फैली हुई भाषा को संक्षिप्त भाषा के रूप में व्यवस्थित कर देना समास है। संक्षिप्त कर देना ही समास है। समास में अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, ये 4 प्रमुख समास हैं। 2 और जो समास हैं वो हैं कर्मधारय और द्विगु समास। तो इस प्रकार से आप यह जान लें कि प्रमुख 4 समास हैं। कतिपय विद्वानों के मतानुसार 6 हैं। इन 6 के नाम इस प्रकार हैं। समास पर जब हम लोग चर्चा करेंगे तो पाठ्यक्रमवार जिस कक्षा में जो समास निर्धारित है उन पर विस्तृत और व्यापक चर्चा हम लोग कर लेंगे। अब आइए प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद और अर्थ के आधार पर शब्द भेद।
तो सबसे पहले हम लोग प्रयोग के आधार पर शब्द भेद की चर्चा कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द क्या है? ऐसे समझिए कि जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो सकता है, जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो सकता है उसे विकारी शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं हो सकता अर्थात ज्यों के त्यों रहते हैं उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों में जिनसे विकारी शब्द बनते हैं उनमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी जो शब्द ज्यों के त्यों रहते हैं उनमें संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक। प्यारे बच्चों, अब आप धीरे धीरे ऊपर की कक्षाओं की ओर बढ़ रहे हैं। आंग्ल भाषा में इसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, इसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 भेद हैं उसे भी पढ़ेंगे। तो भाषा हिंदी भाषा में ये विकारी और अविकारी दो प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अर्थ के आधार पर हमारा जो शब्द भेद है उसके हम कई भेद कर सकते हैं, अनेक भेद किए जा सकते हैं। जैसे अनेकार्थी शब्द, एक ही शब्द है लेकिन वो जिस तरह के वाक्य में प्रयुक्त होगा तदनुरूप वह अर्थ ग्रहण करेगा, अर्थ प्राप्त करेगा, और उस शब्द का अर्थ हम लोगों को उसी प्रकार से समझना होगा। एक उदाहरण हम आपके सामने रखते हैं। जैसे अच्छे कार्य का फल अच्छा होता है या बुरे कार्य का फल बुरा होता है। अब यहां आप फल शब्द को देखें। यहां फल शब्द का अर्थ क्या है? परिणाम। अच्छा कार्य करेंगे तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। फल को आप इस प्रकार से समझें। इसी का दूसरा उदाहरण अगर हम लें, संतरा या आम एक रसीला फल है। संतरा या आम एक रसीला फल है। अब यहां फल का दूसरा अर्थ हो गया। फल का अर्थ उस विशेष फल के रस, मधुर रस से हो गया। पहले वाक्य में फल का अर्थ परिणाम हुआ और दूसरे वाक्य में संतरा और या आम के संदर्भ में फल शब्द वही है लेकिन अर्थ बदल गया। ये अनेकार्थी शब्द है। इसी प्रकार जैसे किसी फावड़े का फल, जिससे हम मिट्टी की खुदाई करते हैं, फावड़े का फल यानी फावड़े का वह भाग जो धारदार है, उसे हम फल के रूप में यहां प्रयुक्त कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के शब्दों को हम अनेकार्थी शब्दों के रूप में जानते हैं। इनकी भी आप एक सूची बना सकते हैं। 50 शब्दों की, 100 शब्दों की एक आप सूची बना लें। यह ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द, अनेक के लिए एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, ध्वन्यात्मक शब्द, समूहवाची शब्द और शब्द युग्म। इसे आप इस प्रकार समझें कि इस प्रकार के सभी शब्दों की एक सूची आप अपने पास बना लेंगे, जिससे अर्थ के आधार पर शब्द भेद भी आप आसानी से समझ सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, शब्द संरचना निर्माण की दृष्टि से, स्रोत की दृष्टि से, शब्द निर्माण की युक्तियां और प्रयोग के आधार पर शब्द भेद तथा अर्थ के आधार पर शब्द भेद आज आप समझ चुके होंगे। इस पर आप आगे अभ्यास करेंगे। पुनः हम लोग अगली कक्षा में आपसे विराम चिन्हों पर चर्चा करेंगे। तो आप विराम चिन्ह के संदर्भ में अपने घरों पर एक बार इस प्रकरण को पढ़कर आएंगे। आपका जीवन उत्तरोत्तर मंगलमय हो।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की कक्षा का समापन करता हूं।